Assalamualaikum everyone. I hope you guys are absolutely fine and good. I hope आपका जुम्मा आज अच्छा गुजरा हो. ठीक है, आ जाओ. अच्छा जी, तो हमने रिसेंटली एक चैप्टर स्टार्ट किया था. आई होप यू गाइज रिमेंबर पावर रिसोर्सेज. ठीक है, हाँ जी. पावर रिसोर्सेज बेसिकली आर दो सब्सटेंस और दो सोर्सेज, ठीक है, बाय विच वी कैन जनरेट एनर्जी. ठीक है, वो सब्सटेंसेस, वो सोर्सेज जिनका यूज़ करके हम लोग एनर्जी बना सकते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं पावर रिसोर्सेज. अच्छा जी, पावर रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल को बार बार यूज़ कर सकते हैं, नॉन रीन्यूएबल को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, दे आर लिमिटेड. और रीन्यूएबल जो है वो क़यामत तक हमारे पास होंगी. हमने कोल स्टार्ट किया, कोल को हमने सारा पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कोल पढ़ लिए, कोल के पासिपर्स कर लिए, एंड अब हमने स्टार्ट करना है क्रूड ऑयल. ठीक है, छोटे होते हमारे दिमाग में बड़े सवाल आते हैं कि क्या पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह जो गाड़ियों में ऑयल डलता है, ये कहाँ से आता है. हमारे बड़ों ने बताया ज़मीन के अंदर से निकलता है. ज़मीन के अंदर से कहाँ से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, और क्या पेट्रोल डीजल ऐसे ही ज़मीन के अंदर पड़ा होता है, हम लोग निकाल लेते हैं. और अगर ज़मीन के अंदर है तो हर जगह क्यों नहीं पड़ा होता, ये है ना, सवाल आता है बहुत ज़्यादा. उन सब सवालों के जवाब को मिल जाएंगे. सबसे पहले क्रूड ऑयल होता क्या है. ये क्रूड ऑयल जो है ना, बहुत थिक वैक्सी सब्सटेंस होता है. ये आपके हाथों पे चिपक जाए फिर उतरता नहीं है. ठीक है, बहुत थिक वैक्सी सा लिक्विड होता है बेसिकली, बहुत थिक होता है ये. सही है, आप इसकी शक्ल देख सकते हो कितना ये अगली लग रहा है. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मेरी स्क्रीन रुक गई है सबके लिए कि सिर्फ मेरे लिए रुकी है. हाँ, सबके लिए रुक गई है. चलो, मुझे डर होता है कि मेरे मोबाइल का नेटवर्क ना चला गया. अच्छा, मेरा ख्याल है दोबारा शो होगी ना, तो कभी कभी इश्यूज आ रहे थे. चलो, थिक वैक्सी सब्सटेंस होता है, बहुत थिक होता है. ठीक है, और बहुत अगली काइंड ऑफ होता है. और इस लिक्विड का अभी कोई काम नहीं. हम इसको ज़मीन से निकालते हैं ना, क्रूड ऑयल को, तो जितना पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह ये ऐसे ही नहीं निकलता. सबसे पहले हम एक चीज़ निकालते हैं, उसका नाम है क्रूड ऑयल. ठीक है, इसका नाम है क्रूड ऑयल. अच्छा, ये क्रूड ऑयल जब निकलता है ना, तो ये किसी काम का नहीं होता है. इससे अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते. आप पेट्रोल गाड़ी में डालोगे, गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, इससे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, अब इससे हम लोग आगे फर्दर चीज़ें बनाते हो, सब कुछ बताता हूँ. सबसे पहले बेसिकली ये क्रूड ऑयल बनता कैसे. अच्छा, पहली बात, सबको पता है ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है. ये बनता कैसे है भाई. ओके, अच्छा, बेसिकली ना आपके पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने के लिए. थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स. और आपको पता है ये जो पेट्रोल है, हम कहते हैं समुंदर के पास दरियाफ्त हुआ है. पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल. ठीक है, ये क्रूड ऑयल ज़्यादातर समुंदर के पास ही क्यों मिलता है, सवाल आता है ना. देखिए, क्रूड ऑयल जो है ना, बेसिकली ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनता है. आपके पास जो वेस्ट मटेरियल होता है ना बेसिकली, और जैसे जानवरों की डेड बॉडी होगी, उनकी बोन्स होगी, खाले वगैरह होगी. ठीक है, मोस्टली इक्वेटिक एनिमल्स, जब ये मर जाते हैं तो इनके अंदर एक एल्गी, ठीक है, वो बन जाती है. और वो आहिस्ता 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 जो है ना, वो ज़मीन के अंदर जाती है. मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद समुंदर के ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं. और जब वो इतनी नीचे पहुंच जाती है जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर वो थिक वैक्सी सब्सटेंस में बदल जाती है. किसमें, एक थिक वैक्सी सब्सटेंस में बदल जाती है. और उस थिक वैक्सी सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं केरोजन. ठीक है, और फिर और जब नीचे जाती जहाँ पे प्रेशर और बढ़ जाता है, तो फिर थिक वैक्सी सब्सटेंस और थिक वैक्सी होके क्रूड ऑयल में बदल जाता है, जो कि हम निकालते हैं. इसलिए बेसिकली ये कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है समुंदर के पास ज़्यादातर मिलता है. सही है. अच्छा, अब ये कहाँ पाया जाता है, मैं ये नहीं बता रहा पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है, ज़मीन के अंदर ये क्रूड ऑयल कहाँ पाया जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल, प्लास्टिक इस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सब बताता हूँ मैं भी. ठीक है, अभी सुनो ध्यान से. अच्छा, सवाल आ सकता है कि भाई कहाँ पाया जाता है. बेसिकली दो पत्थर होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपके पास डॉट्स वाले, इनको कहते हैं पोरस रॉक्स. क्या बोलते हैं,
पोरस रॉक्स, इनके अंदर छोटे 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 होल्स होते हैं। अच्छा सारा ओके श्योर, ये समझ नहीं आया कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा देखो मैं ना 1 मिनट बंद करता हूँ, टेंशन नहीं होगी फिर, टैबलेट बंद हो जाता है फिर ना। अच्छा सुनिए, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो जानवर जो समुद्र के अंदर रहते हैं ना, अब जब वो मर जाते हैं, जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो उनके जो वेस्ट होता है बेसिकली वो ज़मीन पर जाके गिर जाता है ना, उसके ऊपर फिर ना एक एल्गी बेसिकली बनना स्टार्ट हो जाती है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ना, बहुत हज़ारों करोड़ों साल गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि लेयर्स बनती जाती है ना, सैंड की लेयर्स बनती जाती हैं, लेयर्स बनती जाती हैं, तो चीज़ें जो वेस्ट वगैरह होता है वो ज़मीन के अंदर डंप हो ही जाता है, हो ही जाता है, हो ही जाता है, ज़मीन के अंदर जा ही जाता है, जा ही जाता है। और जब वो इतनी गहराई में चला जाता है जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो जो एल्गी होती है ना, वो क्या होता है, वैक्स में बदल जाती है। ठीक है, बेसिकली उनका से एक ऑयल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वैक्सी सा सब्सटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं कैरोजन। और कैरोजन के बाद बेसिकली और जब हीट प्रेशर और बढ़ जाता है ना, उसके बाद एक कैरोजन जो है वो क्रूड ऑयल में बदल जाता है। सही है, अभी की पॉइंट्स याद रखने हैं कि आप पास एक्वेटिक एनिमल्स जब उनका वेस्ट जो है वो जमीन के अंदर डंप हो जाता है ना, तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या होता है, हीट एंड प्रेशर की वजह से वो वेस्ट जो है पहले वो कैरोजन में कन्वर्ट होता है, और फिर वो कैरोजन जो है आपके पास क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अभी कहाँ पाया जाता है, बेसिकली आपके पास एक पत्थर का नाम होता है पोरस रॉक्स। पोरस रॉक्स, अब इनको पोरस रॉक क्यों कहा जाता है, इनके अंदर छोटे 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 होल्स होते हैं, बहुत बारीक 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 छोटे 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 होल्स होते हैं। सही, अच्छा अभी रॉक जो है ये ऑयल आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा ही जाता है, जा ही जाता है, जा ही जाता है, इन पत्थरों के अंदर जाके जमा हो जाता है। अभी पत्थर आपके हाथ जितने नहीं है, ये हमारे पूरे सोसाइटी जितने होंगे इतने इतने बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और बात याद रखनी है, ये गुजरने के बाद ना बेसिकली ऑयल जो है ना, ये नॉन पोरस रॉक्स के अंदर आकर ट्रैप हो जाता है। क्या होता है, आपके पास जो ऑयल है वो 2 नॉन पोरस रॉक्स के बिटवीन में आके ट्रैप हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखनी है, ऑयल के नीचे पानी होता है एंड पानी के ऊपर ऑयल होता है। आपको पता है, नीचे पानी होता है एंड पानी के ऊपर ऑयल होता है। आपको पता है कुदरत का निज़ाम है कि पानी, ऑयल और ऑयल के ऊपर गैस आज तक कभी भी मिक्स नहीं होती। ये ऑयल जो है, ये ऑयल जो है, ये गैस जो है, वाटर जो है, आज तक मिक्स नहीं होती हैं। कुदरत का निज़ाम है, ये अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये डेंसिटीज, ये डेंसिटी आई होप जिसने पढ़ा है फिजिक्स में उसको पता हो, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, तो बेसिकली हम लोग फिर यहाँ से जो है ना, इन पत्थरों के अंदर से, इनके अंदर सुराख करके जो है ना, ड्रिले करके सुराख करके इस ऑयल को बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गई कि ये ऑयल बनता कहाँ, कैसे बनता है और कहाँ पाया जाता है ज़मीन के अंदर। 2 नॉन पोरस रॉक्स के दरमियान ही पाया जाता है। ठीक है, एक बड़ा पोरस रॉक होता है, उसके अंदर 2 नॉन पोरस रॉक होते हैं, उसके दरमियान में पाया जाता है। ऑयल के नीचे पानी होता है, क्या होता है, वाटर, एंड ऑयल के ऊपर गैस होता है। डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से कभी मिक्स नहीं होते। अब आप आज भी पानी के ऊपर ऑयल डालो ना, ऑयल सेपरेट रहेगा एंड वाटर सेपरेट रहेगा, ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होते डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से। सही है, आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब बेसिकली आपके पास आपसे पूछा जा सकता है, डायग्राम आपको आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑयल कैसे निकाला जाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दिस इज एग्जामिनेबल ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जस्ट लिसन मी केयरफुली। सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले आप क्या करते हो, सर्वे करते हो। ठीक है, अब लेट सपोज आपको किसी ने बताया इस शहर के अंदर सोना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक शहर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके अंदर सोना है। अब एक बेवकूफ़ बंदा है एंड एक चालाक बंदा है जिसने ज्योग्राफी पढ़ी बहुत डिटेल में, जियोलॉजिस्ट है। अब जो पागल बंदा है जिसके अंदर पैसा बहुत है, वो क्या करेगा, पूरा शहर खुदवा देगा, है ना, पूरा शहर खोदने चला जाएगा, जगह जगह खोद के देखेगा। और जियोलॉजिस्ट जो है उसका दिमाग बहुत तेज है, वो पहले सर्वे करेगा, जमीन को देखेगा, निशानियां ढूंढेगा कि कहाँ पे सोना हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। हम जमीन के एट्रीब्यूट्स, फीचर्स को देख के बता सकते हैं इसके नीचे कौन सा मिनरल है। ठीक है, ये पूरी स्टडी होती है। तो जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, उसको पता होगा, वो पहले सर्वे करेगा, पहले देखेगा कि जहाँ मैंने खुदाई करनी है वहां पे मुझे चाहिए वो है भी कि नहीं।
मैं फजूल मेहनत ज़ाया करूँ? तो सबसे पहले सर्वे किया जाता है कि जहाँ पे हमने खुदाई करनी है क्या वहाँ पे वाकई ऑयल है कि नहीं। अगर होता है तो फिर इस तरह का एक टावर लगा के ला देते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह का एक टावर, जिसको हम डेरिक कहते हैं या ऑयल रिग आप कह लो, ठीक है। एक आपके पास क्या होता है, टावर होता है, ठीक है। एक टावर को जो है ना बेसिकली हम ला के लगा देते हैं, इसको डेरिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, हाँ अब सुनो ना, बिल्कुल अभी मोहम्मद जुनैद ने बिल्कुल सही बात की। आप क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे। अब ड्रिलिंग समझना कैसे होती है, फिर हम ऑयल रिग की यहाँ पे ड्रिल होती है हमारे पास, ठीक है। इस तरह की ड्रिल होती है आपके पास। ये ड्रिल जो है वो ज़मीन के अंदर तक ड्रिल करती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे पाइप्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पाइप्स। क्या लगे होते हैं, पाइप्स लगे होते हैं। इस ड्रिल के साथ साथ ना पाइप्स लगे होते हैं। ये ड्रिल जो है वो खोदती जाती अंदर जाके ना, समझो यहाँ पे ड्रिल आ रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब ड्रिल जो है वो अंदर आ रही है, हमने पोरस रॉक को तोड़ दिया, पोरस रॉक के बाद नॉन पोरस रॉक को भी तोड़ दिया। अब हमारा जो ड्रिल है ना वो अंदर पहुंच गया यहाँ पे। ये बहुत बहुत लंबा होता है, यहाँ छोटा लग रहा है, ठीक है। हमारी ड्रिल जो है वो यहाँ तक पहुंच गई, ड्रिल यहाँ तक पहुंच गई, ड्रिल ने ड्रिल कर दिया। अब क्या होगा, इसके साथ जो पाइप्स लगे होंगे ना, पाइप्स, ये क्या करेंगे, इस ऑयल को ऊपर ऊपर खींचना स्टार्ट कर देंगे। इस ऑयल को ऊपर खींचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हमें ऑयल मिल जाएगा ना, आपको पता है ऑयल को फैक्ट्री लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है, सही है। ऑयल को बाय ट्रेन या बाय ट्रक या बाय एयरप्लेन लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। सबसे एफिशिएंट तरीका है आप पाइप्स बिछा दो, ठीक है। अच्छा, जब ऑयल निकल आता है ना, फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस डेरिक को हटा के ना ये पाइप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर सारा ऑयल जो है आपके पास पाइप से होते हुए रिफाइनरी तक जाता है। वो भी पढ़ता हूँ, पाइपलाइन भी दिखाता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि अगर ट्रक खुले आम लेके जा रहा है, उस रात चिंगारी निकली तो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, है ना। ट्रेन जा रही तो बड़ा खतरनाक है, कितनी जाने जा सकती हैं उससे। तो पाइपलाइन सबसे एफिशिएंट तरीका है, सही है। हाँ जी। अच्छा, हादिया ने क्या कहा, लेट मी चेक। ओके, यस हादिया, आपने 9 कहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ओके ओके ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। सबसे पहले आप बताना सर्वे होता है, ठीक है, टू एक्सप्लोर कि ऑयल फील्ड लोकेशंस कहाँ पे ऑयल है। फिर क्या होता है, ऑयल रिग्स या डेरिक लगाया जाता है, टावर सा, जो कि आपको ड्रिलिंग में हेल्प करता है। फिर आप ड्रिलिंग करते हो अंदर तक, और फिर पाइप्स पे जाकर क्या करते हो कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो। उसके बाद ये काला सा सब्सटेंस जो है ना, एक काला गंदा सा सब्सटेंस मैंने आपको दिखाया, जो अगली सा लग रहा है ना, इसको बाद में एक जगह लेके जाते हैं जिसका नाम है रिफाइनरी। भी दिखाता हूँ, ठीक है। इसको फिर रिफाइनरी लेके जाते हैं। रिफाइनरी का काम क्या होता है, रिफाइनरी का काम होता है इस ऑयल को साफ करना। सुनो सुनो, मैं ये भी बताऊंगा कि ऑयल को कैसे डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक बात रह जाती है कि भाई कैसे बनता होगा पेट्रोल वगैरह। तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। वैसे सब कुछ आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर जाके, सही है। अच्छा, हाँ ना, पाकिस्तान में भी ऑयल है, बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल वगैरह है। 30% जो क्रूड ऑयल है ना हमारे पास पाकिस्तान से निकलता है, बाकी सारा हम खरीदते हैं, सही है। अभी खबर चली थी रिसेंट ईयर्स में कि भाई, रिसेंट टाइम में बेसिकली, कि ऑयल निकला पाकिस्तान के अंदर से, पता नहीं कहाँ पे, सी के साइड से ना। बस दुआ करे कि ऑयल निकल जाएगा। ऑयल निकल आया ना तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, हमारे मुल्क तरक्की करेगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा भाई, ओके। अच्छा, अब क्या होता है, रिफाइनरी में जाके सबसे पहले आपके ऑयल को साफ किया जाता है, जो गंदगी वगैरह मिट्टी वगैरह होती है उसको हटाया जाता है, और फिर क्रूड ऑयल को यूज करके डिफरेंट चीजें, कैरोसिन, पेट्रोल वगैरह हर चीज बनाई जाती है, सही है। अच्छा जी, अब क्या आता है ऑयल। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ पे पाया जाता है, पाकिस्तान में 2 जगह पाया जाता है। पहला आपके पास पोर्टवेयर प्लेट्यू। पोर्टवेयर प्लेट्यू का आई होप सबको पता हो, हमने बड़ा डिटेल में किया था, ठीक है। कहाँ पे पोर्टवेयर प्लेट्यू, आपके पास खुर्रम भाई, जाते खुर्रम भाई, खुर्रम पहाड़ों के बिल्कुल सीधा जाना है ना, पोर्टवेयर प्लेट्यू आए थे। आई होप सबको याद हो खुर्रम भाई की कहानी, सही है। ओके, अपर पंजाब में पोर्टवेयर प्लेट्यू में पाया जाता है, और दूसरा लोअर सिंध बदिन में पाया जाता है, लोअर सिंध के बेसन में पाया जाता है, ठीक है। ये बस आपने नाम याद कर लेने हैं, 2 नाम है, पोर्टवेयर प्लेट्यू और बदिन, ये रट्टा मार लो।
अच्छा जी, तो हमने अभी क्या करवाया कि क्रूड ऑयल क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरह निकाला जाता है, पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है। अब ऑयल रिफाइनरी क्या होती है। अच्छा, अब ऑयल रिफाइनरी बेसिकली रिफाइनरी क्या होती है। रिफाइनरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपके पास ऑयल को प्योरीफाई किया जाता है और इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। अभी काले से अगली सब्सटेंस को ना, इसका यूज करके हम पेट्रोल, डीजल, वैक्स, क्रीमें, प्लास्टिक, इतना कुछ बनाते हैं, कैरोसिन, बहुत कुछ बनाते हैं। अच्छा जी, ओके, सारा ने आई गेस कुछ कहा, लेट मी चेक। ओके, सो इफ नॉट रॉन्ग देयर वाज ओके हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये जो काला सब्सटेंस आप देखते हैं ना मूवीज वगैरह में, आपने अभी सुना होगा, मुझे इस इंसिडेंट का तो नहीं पता, लेकिन जो आपने मुझे बताया, जब ये बड़ा खतरनाक सब्सटेंस होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, खासकर बड़ा वैक्सीज सब्सटेंस होता है, जो जिस इसके साथ चिपक जाए ना फिर वो उतरती ही नहीं है। ये बहुत वैक्सी होते हैं, हाथ से चिपक जाए ना फिर ये उतरता ही नहीं है, बहुत चिपचिपा होता है ये, और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल है। हाँ जी, इसको बिल्कुल, ये मोहम्मद जुरैज ने बहुत अच्छी बात की है। इसको ना ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। सोना कितना कीमती है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, सोना कितना कीमती है, लेकिन ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इसे, क्योंकि पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में जितने ईंधन चल रहे हैं, जितनी मशीनरी चल रही है, जहाँ पे भी आप बस ईंधन, फ्यूल की जरूरत पड़ी, वो सारा इसी से बन रहा है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जेट्स वगैरह, हर चीज इसी की बदौलत आज है, आपको पता है। इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच जुरैज बताने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब समझो होता क्या है, समझो, बस अभी सुनना, लिखना मत, बस सुनना, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ना आपके पास जो क्रूड ऑयल होता है, ये बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह, हमें इन सब को अलग अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, समझो, अब होता है क्या है, मैं बहुत इजी वर्ड में समझाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपके पास इस तरह का ना एक बड़ा सारा फ्रैक्शन होता है, एक बड़ा सारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और बीच में ना इन लोगों ने डाइवर्जन्स की होती है, मतलब इन लोगों ने ना बेसिकली बीच में से इन लोगों ने काटा होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, पार्ट्स बनाए होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स बनाए होते हैं, सही है। अच्छा, तो कैरोसिन को ना, ये सॉरी जी, जो आपके पास क्या कहते हैं इसे, क्रूड ऑयल, इसको सोचो कितना वैक्सी सब्सटेंस है ये, इसको इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि इसको भाप बना देते हैं, ठीक है। ये क्रूड ऑयल जो होता है ना, इसको भाप भाप बना देते हैं। एंड जब ये सारा सब्सटेंस भाप बन जाता है ना, तो ऑयल की भाप, ठीक है, और मतलब कैरोसिन, डीजल, हर चीज के जो भाप है ना, बेसिकली ये वेपर्स, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब होते कैसे हैं, इन सब का ना बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, वो छोड़ नहीं समझ आएगा। आप भी समझो कि होता क्या है, कि पहले हो सकता है कि पहले कैरोसिन भाप बन जाए, फिर ऑयल भाप बन जाए, हाँ स्टीम बन जाते हैं ये लोग। और क्या होता है, ये डिफरेंट फ्रैक्शंस बने होते हैं, ऑयल के जैसे वो पेट्रोल की भाप यहाँ पे आ गई, कैरोसिन की भाप यहाँ पे आ गई, डिफरेंट डिफरेंट पे ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस पे चले जाते हैं, और फिर इनको ठंडा करके इनको लिक्विड फॉर्म में ले आया जाता है, ठीक है। इस तरह होता है फ्रैक्शंस पे, इस पूरे ब्लैक सब्सटेंस को भाप बनाया जाता है, और हर डिफरेंट सब्सटेंस की भाप को डिफरेंट करके ना, ये लोग दोबारा उसको लिक्विफाइड फॉर्म में ले आते हैं। अब कुछ सब्सटेंसेस तो लिक्विड में आ जाते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस गैस में ही रहते हैं, सही है। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे रिफाइनरीज बेसिकली आपके पास दो तरह की होती है। अच्छा, पहली रिफाइनरी होती है आपके पास, हमने रिफाइनरी दो जगह पे लगाई, मेजर जगह पे। पहला, वहां पे जहां पे आपके पास ऑयल निकलता है, कि ऑयल निकालते साथ ही हम उसे रिफाइनरी में ले जाए, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। दूसरा, आप रिफाइनरियाँ लगाते हो कहाँ पे, आप लगाते हो पोर्ट्स के पास, जहाँ पे कश्तियाँ आती हैं ना, जो आपको पता है 70% ऑयल हम लोग बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऑयल बाहर से आता है कश्तियों से, डब्बों में भरा हुआ, टैंकर में भरा हुआ, हम साथ ही रिफाइनरी ले जाते हैं। पहले कहाँ पे लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं जहाँ से ऑयल निकलता है उसके बिल्कुल साथ, या पोर्ट्स के साथ, जहाँ से ऑयल आता है, बाजार से मंगवाते हैं। हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं चाइना से, सऊदीया से, ये दो मेजर कंट्रीज है जहाँ से हम लोग ऑयल खरीदते हैं।
मोस्टली सोडिया से ही खरीदते हैं। सोडिया में तो जहाँ खोदो आपको ऑयल मिलेगा, कुदरत है अल्लाह की ना। अच्छा, इसलिए सोडिया इतना अमीर है। ओके, अब इस ऑयल को कहाँ पे यूज किया जाता है भाई? सबसे पहले इससे क्या बनता है? इससे पैराफिन, वैक्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, जब रोड नहीं बनती ना तो बड़ी स्मेल आ रही होती है, रोड को सक करने के लिए एक ब्लैक सब्सटेंस डालते हैं, वो भी इसी से बनता है। फर्नेंस ऑयल, हर चीज इसी से बनती है ना। अब आपकी गाड़ियों में, बाइकों में जो ऑयल डलता है, पेट्रोल नहीं, ऑयल जो आपके इंजन के अंदर डलता है, आपके इंजन के अंदर डलता है। अब हमारे अंदर पानी है ना, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबली मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इन गाड़ियों के अंदर भी ना ये ऑयल से डलता है, जो कि गियर्स को मूव करने में हेल्प करता है। गियर्स जाम नहीं हो जाते, वो फ्रीली मूव करते हैं। सही है, तो वो भी इसी से बनता है। उससे हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। हाँ, लुब्रिकेंट, हाँ लुब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, जिससे गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह चलते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स भी चलते हैं, और इससे हम लोग बिजली भी बनाते हैं, आपको पता है? इससे हम लोग बिजली भी बनाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पे एज अ फ्यूल भी यूज होता है। हाँ जी, इससे बिजली भी बनती है, बहुत ज़्यादा जगहों पे ये खाना पकाने का काम भी आता है। सही है, इसके इतने फायदे हैं क्रूड ऑयल के, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। हुआ तो गोल्ड से भी कीमती वैसे बात है। सोना तो सिर्फ फैशन के लिए, दिखाने के लिए, उसके यूजेस कोई नहीं है। सोने के क्या यूजेस हैं? बस आपने शोखियाँ मारनी है तो पहन लो। लेकिन ये ब्लैक गोल्ड तो वाकई गोल्ड है, इसके इतने यूजेस हैं, इतने यूजेस हैं। अच्छा, अब भाई सवाल आता है कि हाउ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड। अब आपने एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, आपने लेट सपोज पोर्ट से रिफाइनरी लेके जाना है, रिफाइनरी से रिफाइंड करके आगे लेके जाना है, तो कैसे लेके जाओगे? दो तरीके। पहला, भाई जब हमने जब मुल्क से लाना होता है ना, सऊदीया से हमने लाना है, चाइना से लाना है, तो हम कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बड़ी बड़ी कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। उन कश्तियों में लेके आते हैं, टैंकर्स में भर के लाते हैं। और जब ज़मीन के ऊपर हमने करनी हो ट्रांसपोर्टेशन, तो हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला टैंकर्स, दूसरा, हाँ जी, वो जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, नीचे नीचे साइन बना होता है इस तरह का कि आपकी मेहरबानी फासला बनाई रखिए, उस तरह के टैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, जिसके बहुत सारे पहिए होते हैं। हाँ, अगर कंट्री के पास क्रूड ऑयल है तो वो बहुत अमीर है, वो बहुत अमीर है। अब जैसे सऊदीया ले लो, कितना अमीर है भाई, उसके पास जहाँ खोदोगे आपको क्रूड ऑयल मिलेगा, बहुत क्रूड ऑयल है उसकी ज़मीन के नीचे। सही है। इसके अलावा बेसिकली आपके पास कहाँ पे, रोड टैंकर से, रेल गाड़ी से, जो चुक चुक वाली पटरी होती है ना, रेल गाड़ी, उसके ऊपर भी होते हैं, मैंने टैंकर्स भी देखे हुए हैं। और पाइपलाइंस, भाई पाइप्स पे छा के आप लेके जा सकते हो। पाइप्स का जो है ना, बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, खतरा भी कम है इसके अंदर, आप आराम से जहाँ चाहो लेके जा सकते हो। लेकिन नुकसान क्या है? अगर फट जाए तो उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। और बच्चे आजकल पाकिस्तान के ऐसे ऐसे बट्टे मार देते हैं, तो वो भी बड़ा मसला है कि बच्चे पास चले गए तो भी खतरा है, एक चिंगारी ब्लास्ट हो सकता है उससे। अच्छा, यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास ना, ध्यान से देखो, 2 हैं। अच्छा, अब 2 पाइपलाइन है, ठीक है। अच्छा, एक ग्रीन पाइपलाइन जो है ना, देखो यहाँ पे, ये ग्रीन पाइपलाइन जो है, ये अभी अभी जो है ही वो है जो एग्जिस्टिंग, जो बनी हुई है, ये वो पाइपलाइन है जो हमारे पास अभी बनी हुई है, ठीक है। ये पाइपलाइन का काम क्या है? ये पाइपलाइन क्रूड ऑयल ट्रांसफर करने का काम करती है। क्या करती है? क्रूड ऑयल को ट्रांसफर करने का काम करती है। ये पोर्ट कासिम से ना, पोर्ट कासिम से महमूद कोट, ठीक है। कासिम और महमूद की जोड़ी याद रख लो, कासिम एंड महमूद की जोड़ी, ठीक है। पोर्ट कासिम से आपके पास क्रूड ऑयल का पाइप जाता है, गुजरते 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 महमूद कोट पे जाता है, जहाँ पे आपके पास एक रिफाइनरी है। क्या है? आपके पास एक रिफाइनरी है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, और एक और आपके पास वाइट ऑयल रिफाइनरी, सॉरी वाइट ऑयल पाइपलाइन, इसे हम बोलते हैं वहाँ वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये बनी नहीं है लेकिन हमने बनानी है, इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। सही है। ये किस लिए बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है आपके पास रिफाइंड ऑयल को,
हाँ, कंटिन्यूसली जब तक भेजते रहो, पाइपलाइन से जा ही जाएगा। लेकिन अगर पेट्रोल अगर आप ट्रक से लेके जाओगे, आप ट्रेन से लेके जाओगे, तो पहली बात आपको पेट्रोल ही बड़ा लग जाएगा, है ना। तो ये पाइपलाइन वाला काम आसान है, आपने बस पाइप लगाने हैं तो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन पाइप्स का ध्यान भी रखना है भाई, बहुत मुश्किल होती है। एक आपके पास पाइपलाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे पहले जा रही महमूद कोट तक, महमूद कोट से फैसलाबाद, फिर भाई बहुत बड़ा धमाका होगा अगर ये फट गया तो। और किसी ने चिंगारी चला दी, कोई सिगरेट पी रहा होगा ना पास आके तो बहुत। लेकिन ये है कि इनकी बहुत हिफाजत की जाती है। साथ साथ इन लोगों ने क्या कहते हैं उसे, ब्लॉक्स की जगह ब्लॉक की हुई है और बड़ी आर्मी खड़ी हुई है, ठीक है। बहुत इन लोगों ने रोक के रखा हुआ है, किसी को जाने नहीं देते पास, इतनी सख्ती है। अच्छा 1 मिनट दीजिएगा, मुझे कोई बुलाने आया, लेट मी चेक क्या मसला हो रहा है, 1 मिनट बस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मेरे भाई को एक्चुअली चाहिए स्केल, एंड उसका स्केल पड़ा था इधर, तो मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। चलें, अच्छा अब आपके सवाल देखता हूँ, क्या सवाल था, किसका सवाल था। सर व्हाट इफ इट्स एक्सप्लोडेड, ओके सर व्हाट इफ पाइपलाइन अगर डिस्ट्रॉय होगी तो भाई अल्लाह ना करे बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और बहुत नुकसान भी होगा, हमारा करोड़ों का नुकसान होगा। इन्होंने आर्मी जो है ना सोल्जर साथ खड़े किए होते हैं ध्यान रखने के लिए, किसी को इसके पास नहीं जाने देते। और ये ब्लू वाला जो है ना, ये इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। ये बेसिकली आपका इस्तेमाल होगा रिफाइंड ऑयल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पहले यहीं से स्टार्ट होगा और जाएगा महमूद कोट से आगे फैसलाबाद भी जाएगा। अच्छा आगे आ जाओ। ओके, अच्छा यहाँ तक हमने ऑयल पूरा कर लिया। हाँ जी, बेसिकली अगर धमाका हो जाएगा फिर तो इन्वायरमेंटल इश्यूज आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा इस चीज़ का आइडिया कि क्रूड ऑयल ज़्यादा फ्लेमेबल होता है कि नहीं, लेकिन पेट्रोल जो है वो बहुत फ्लेमेबल होता है। अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था। मैं अभी बस समझो कि मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ। मैंने ना कार्बन चेन्स पढ़ी थी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन। जिसकी हाइड्रोकार्बन चेन सबसे छोटी होती है ना, वो सबसे जल्दी जो है ना वो आग पकड़ लेता है। एंड जिसकी हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी होती है ना, वो बहुत लेट आग पकड़ता है। अब क्रूड ऑयल की काफ़ी बड़ी होती है और तोड़ तोड़ के हम छोटी छोटी हाइड्रोकार्बन चेन बनाते हैं। पेट्रोल की छोटी होती है, इसलिए पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेते हैं। आई होप सो ऐसा ही हो। मैं तो यही पढ़ा था, अब केमिस्ट्री मुझे अभी तक अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैं कंफर्म भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक सबको ऑयल क्लियर था। क्रूड ऑयल, ब्लैक गोल्ड हमने पढ़ लिया, आज हमने एक और गोल्ड का नाम पढ़ा, ठीक है, सबको क्लियर था। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। अच्छा ये नेचुरल गैस जिस पे अभी हम खाने पका पका खा रहे हैं, टिक्के शिक्के कबाब नहारियाँ, हर चीज़ जो खा रहे हैं हम लोग नेचुरल गैस पे पका के। ये नेचुरल गैस कहाँ से आती है भाई, ये कहाँ से निकली थी, कैसे बनती है। अच्छा सबसे पहले नेचुरल गैस बहुत सारी डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी होती है। नहीं क्रूड ऑयल नहीं है, ये नेचुरल गैस है। आपके घर गैस आती है ना, चूल्हे पे जो गैस चलती है उसे बोलते हैं नेचुरल गैस। आई समझ, चूल्हे पे जो गैस चलती है उसे बोलते हैं नेचुरल गैस। अच्छा भाई ये बनती है काफ़ी ज़्यादा गैसेस के मिलने के बाद। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मुझे पता है बड़ी अगली से नाम है, लेकिन अभी आपको अगली लग रही है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे फिर आपके लिए बहुत मज़े के नाम होंगे, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, इतने सारे नाम आते हैं आगे। ये कुछ गैसेस से मिलके बनती है। और एक हैरानगी की बात है जिसको मैं भी पढ़ के हैरान हो गया था, नेचुरल गैस की कोई स्मेल नहीं होती, आपको पता है। अब आप कहोगे सर हमारे घर जो गैस आती है उसकी तो बड़ी तेज स्मेल आती है, ऐसा ही है ना। किसके घर जो गैस आती है उसके अंदर स्मेल आ रही होती है, जब गैस खुली रह जाए स्मेल आती है ना, बताओ मुझे। नहीं नेचुरल गैस की भी स्मेल होती है, कभी देखना, वो स्मेल जान पूछ के ऐड की जाती है। हाँ लेट सपोज करो कि आपके घर चूल्हा खुला रह गया,
सुनो ना, लेट्स सपोज को आपका चूल्हा खुला रह गया, अगर स्मेल ना ऐड की होती पूरे घर में गैस हो जाए, आपको पता ही नहीं चलता। और जिसने लाइटर जलाया, माचिस जलाई, बड़ा धमाका नहीं, उसकी भी आती है। तो स्मेल इसलिए डाली जाती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई गैस लीक हो रही है। एलपीजी की भी होती है। अच्छा एलपीजी बताता हूँ, एलपीजी क्या होती है, आप लोग सुन के हैरान होंगे। हाँ जी हाँ जी, आती है। जलानी जब आग जली हो तब नहीं आती, लेकिन जब आग ना जलाई हो, जब गैस वैसे ही लीक हो रही हो, तब स्मेल आती है बहुत तेज। अच्छा, अब भाई कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? सबसे पहले सुई पे। आपने सुना होगा इसको सुई गैस भी कहते हैं, है ना, घर वाले सुई गैस कहते हैं। और हमारा जो बिल आता है उसके ऊपर भी सुई लिखा होता है ना। हाँ, तो ये सुई में डिस्कवर की गई थी 1952 में, सुई में इसको ढूंढा गया था। सही है। और किसने ढूंढा था? पीपीएल ने। पीपीएल का मतलब पाकिस्तान, आपके गैस के बिल के ऊपर लिखा होगा ये पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड इसका नाम है, जिसने डिस्कवर किया था। सही है। और 1952 सुई में डिस्कवर किया था। अच्छा, अब इसकी पाइपलाइन देखो यहाँ से, पहले कराची से हैदराबाद, नवाबशाह, खैनपुर, कोयटा तक जा रही है। फिर एक जो है कराची से 2 पाइपलाइन जा रही है, ध्यान से देखो। कराची से आपके पास 2 पाइपलाइन जा रही है, पहला आपके पास कोयटा तक जा रही है, दूसरा आपके पास जो है आगे जाके 2 हिस्सों में बट जाती है। मुल्तान से होके, फैसलाबाद से होके सियालकोट तक जा रही है, और पिशावर से होके इस्लामाबाद तक जा रही है। ये बस पाइपलाइन है हमारे पास जो भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे देख बता देता हूँ। अच्छा, एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं ना, स्पेलिंग गलत लिखे हुए, एक मिनट। जब हम नेचुरल गैस को बहुत ठंडा करके इसको लिक्विड बना लेते हैं ना, इसको फिर सिलेंडर के अंदर भर देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ी गलती होगी। ठीक है, अच्छा, अब बट इसके फ़ायदे भी क्या हैं, लेकिन उससे पहले, हाँ ये क्या हो गया? ओके, लेट्स जस्ट वेट अ मिनट। हाँ आ गया। अच्छा, ओके। अच्छा, पास्ट पेपर क्वेश्चन आया था रिसेंटली ना, कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस पाइपलाइंस। गैस पाइपलाइन की डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। अच्छा, पहले देखो कि भाई हमारे पास ना यहाँ पे कोयटा में ना, यहाँ पे सुई है, यहाँ से बेसिकली निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली है सुई। ओके, तो हमने देखा पहले 2 पाइप जो है यहाँ से सुई तक जा रहे हैं, ऐसा ही है। हमें देखो 2 पाइपलाइन जो है कराची से, सॉरी सुई टू कराची जा रहे हैं यहाँ से, सॉरी आप मेरी सॉरी मुझे याद नहीं रहा। गैस तो यहाँ से निकलती है ना, तो यहाँ से जाएगी। सही है। अच्छा, कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट आएगा, फिर रिफ्रेश हो रहा है। हाँ जी, आ गया। तो 2 पाइपलाइन जो है आपकी वो सुई से कराची जा रही हैं, और सिंगल पाइपलाइन वाले जो जोड़ हैं वो सुई से कोयटा जा रही है, फैसलाबाद से लाहौर जा रही है, रावलपिंडी से पिशावर जा रही है। सही है। कहाँ पे? सुई से कराची में 2 पाइप जा रहे हैं, कराची बड़ा शहर है ना, तो बड़ा ज़्यादा उसके अंदर गैस सही होगी ना। फिर सिंगल पाइपलाइन वाला सुई टू कोयटा, सुई से कोयटा जा रही है। अब ये फैसलाबाद टू लाहौर जा रही है एक, और एक रावलपिंडी टू पिशावर जा रही है। सही। अच्छा, अभी ना बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे पास गैस के पाइपलाइंस नहीं हैं, और वहाँ पे गैस के पाइपलाइंस बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत औखा काम है, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे इतने इतने बड़े पहाड़ हैं। अच्छा, सही सही सही, हाँ जी बिल्कुल। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपके बिलों पे हो सकता है ऐसे लिखा हो, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ और लिखा होता है। चलो, एलपीजी कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये एलपीजी जो है ना, बेसिकली इसको ना हम सिलेंडर में भर लेते हैं, और फिर जहाँ लेके जाना है जाओ। अब मेरे घर भी पड़ा हुआ सिलेंडर, गैस आती ही नहीं है, खाना पकाना होता है तो फिर उसका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो गैस ही नहीं आती माशाल्लाह, बिल वैसे ही आ जाता है, गैस नहीं आती यहाँ पे, बहुत कम आती है। सबसे पहली बात है भाई, एलपीजी का फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है, कि इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। आपने पहाड़ों पे जाना है, अपने साथ एक सिलेंडर ले जाओ, वहाँ पे गैस नहीं ना आती, वहाँ पे खाने भी बहुत महंगे हैं, आराम से वहाँ पका सकते हो आप। अभी मरी वगैरह के सारे इलाके, चित्राल, गिलगित, सारे ये यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइंस तो है ही नहीं गैस की। गैस कैसे जाती है? गैस जाती है सिलेंडर के ज़रिए, एलपीजी जाती है। इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इसको ट्रांसपोर्ट करना
चीप भी है, आपको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, और दूसरा इनको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं है। माउंटेनियस एरियाज़ हो गए, मरी गिरगिट चित्राल नारायण कागान, ठीक है। रूरल एरियाज जो बहुत दूर होते हैं, देहाती इलाके जो शहर से दूर होते हैं। हाँ, होता क्या है कि पहली बात तो पहाड़ों पे पाइपलाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। हम चाइनीज़ तो है ही नहीं कि बना लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि पैसा भी बहुत चाहिए, वो हमारे पास है नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं है। और दूसरा पाइप जो है इतनी ठंड में जम जाते हैं, जमने के बाद टूट भी सकते हैं, और नेचुरल गैस भी जम सकती है, इसलिए नहीं बनाते। अच्छा, और वहाँ पे बेनिफिशियल है जहाँ पे हम पाइपलाइन नहीं बना सकते, बिल्कुल। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक आज का, न्यूक्लियर पावर। ये आखिरी स्लाइड है, उसके बाद आई गेस नहीं है कोई। हाँ, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। अब बेसिकली न्यूक्लियर पावर बड़ा सुना है कि भाई ये न्यूक्लियर पावर होता क्या है ना। आप सुनते हो न्यूक्लियर बॉम्ब फटते हैं, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इतने ज़बरदस्त बॉम्ब है। ये होते क्या है, ये जानना है हमने। अच्छा, देखो, न्यूक्लियर पावर जो है ना, ये आपके पास दो तरह से बनती है। पहला होता है फिजन, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा होता है फ्यूजन ये मेरे फिजिक्स चैप्टर में भी आता है। फिजन में क्या होता है कि आपके पास ना एक बड़ा सारा पार्टिकल होता है, ठीक है। होता है एक बड़ा सारा पार्टिकल होता है जिसके अंदर काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, और आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये ना स्टेबल नहीं होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में बड़ा फ़र्क होता है, इसकी वजह से स्टेबल नहीं होता ये, सही है। यूरेनियम 35 आएगा, 235 होता है, इस तरह का होता है। तो होता क्या है, जब आप इस पर एक न्यूट्रॉन मारते हो ना, सुनो, एक दो तरह से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। पहला, एक बड़े पार्टिकल को लेते हो ना, जब आप एक बड़े पार्टिकल को लेते हो, ठीक है, और छोटा सा न्यूट्रॉन आप मारते हो ना, इसके ऊपर जोर से फायर करते हो, तो होता है क्या है कि दो हो जाते हैं, दो छोटे सब्सटेंसेस बन जाते हैं, दो छोटे अलग अलग सब्सटेंसेस बन जाते हैं। आपने एक छोटा न्यूट्रॉन मारा इस बड़े पार्टिकल के ऊपर ना, ये पार्टिकल जो है वो दो छोटे पार्टिकल बन जाएगा, और कुछ न्यूट्रॉन्स भी छोड़ देगा, लीव कर देगा। और इस प्रोसेस के अंदर इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इसकी हद नहीं है। आपको बात बताऊं, एक छोटा सा न्यूक्लियर का पार्टिकल जो है ना, इतनी एनर्जी बना सकता है कि पाकिस्तान के पूरे मुल्क को इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है कि कई साल तक हम इलेक्ट्रिसिटी चला सकते हैं, और बेशुमार बिजली बनेगी, बेशुमार। लेकिन मसला ये है कि भाई इसका जो वेस्ट होता है ना, मतलब बिल्कुल यूज़ कर लिया आपने, सारी एनर्जी ले ली, जो वेस्ट होता है वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है, वो भी बंदे को जान से मार सकता है, इतना ख़तरनाक होता है न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, सबसे पहले मोहम्मद जुरेज, छोटी सी गलती, इतनी सी गलती हमारे पूरे मुल्क को तबाह कर सकती है। पहली बात तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट मशीनरी और सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है एफिशिएंटली। और दूसरा, जब इसे बिजली बनाएंगे ना, साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके अंदर जो रेडिएशन निकलती है ना, बहुत खतरनाक रेडिएशंस, वो तारों के जरिए आपके घर आके आपको इफेक्ट करेंगे, और इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। इतना खतरनाक होता है। एक छोटा सा रिएक्शन जो है ना, अगर एक इंसान खड़ा हो रिएक्शन के पास, वो भाप बन जाएगा एक सेकंड में, इतना खतरनाक रिएक्शन होता है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इससे। एक होता है फ्यूजन। अब आपको पता है सूरज से जो एनर्जी आ रही होती है, कितने मीलों दूर, मतलब सैकड़ों किलोमीटर पार करके रोशनी आ रही होती है अर्थ के ऊपर, फिर भी इतनी हीट है उसके अंदर, एक रोशनी के अंदर इतनी हीट है। इस सूरज के ऊपर फ्यूजन हो रहा होता है, फ्यूजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन होके हीलियम बना रहे होते हैं, ये फ्यूजन चल रहा होता है आपके पास। जो एनर्जी बनती है ना सूरज के ऊपर, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं सूरज के ऊपर, ब्लास्ट एक एक सेकंड के अंदर सैकड़ों ब्लास्ट हो रहे होते हैं सूरज के ऊपर। कैसे होते हैं? हाँ, डेवलप होता होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। जो सूरज है ना, उसके ऊपर आपके पास फ्यूजन हो रहा होता है। जब दो पार्टिकल जो है ना फ्यूज होकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जब दो पार्टिकल्स फ्यूज होकर एक नया पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, उसमें फ्यूजन बोलते हैं। इसमें भी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। आप एग्जांपल ले लो, सूरज से एनर्जी आ रही होती है, सोलर एनर्जी, कितनी पावर है, अभी तक एक बंदा बैठे उसको जला दे, इतनी गर्मी होती है, इतनी तेज शुआएं, इतनी एनर्जी होती है सूरज के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियर में भी ना आपके पास इस तरह का सिस्टम होता है। आपके पास यूरेनियम 235 या फिर कोई और पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, बहुत अनस्टेबल पार्टिकल यूज किया जाता है, और उसके ऊपर ना एक
न्यूट्रॉन मारा जाता है जोर से, और जब वो न्यूट्रॉन लगता है ना तो वो 2 पार्टिकल्स में बदल जाते हैं छोटे छोटे। लेकिन वो 2 पार्टिकल्स बदलने वाला प्रोसेस जो है ना उसमें बहुत इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक पूरे बहुत सैकड़ों मीलों दूर जगह को तबाह करने की एनर्जी रखता है, इतना खतरनाक है। ठीक है, और साइज में इतने बड़े नहीं होते। आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या नाम है, इतने मिसाइल इतने बड़े होंगे, इतने बड़े बॉम्ब नहीं होते, वो छोटे ही बॉम्ब होते हैं, लेकिन वो छोटे ही बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में दिखाया तो मैं आपको, न्यूक्लियर से भी एनर्जी बनाई जा सकती है। आपको पता है ये न्यूक्लियर से भी एनर्जी बनाई जा सकती है, लेकिन हम लोग बनाते नहीं है क्योंकि खतरनाक बहुत है, बहुत खतरनाक है हमारे लिए। ये देखो इस तरह के होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जब आप कराची जा रहे होते हो ना रेलगाड़ी पे, तो आपको रास्ते में दिखते हैं, रेलगाड़ी पे रास्ते में दिखते हैं आपको, बिल्कुल उजाड़ खाने में लोगों ने बनाया हुआ है। मैंने देखे थे जब मैं जा रहा था ना, ये बहुत बड़े बड़े, आपने कभी फ्री फायर पबजी खेली हुई उस तरह के ना, इस तरह के बिल्कुल वैसे ही बने होते हैं वहाँ पे। ये फ्री फायर पबजी में लोगों ने डाले हुए इस तरह के ना, हाँ जी, बहुत बड़े होते हैं, इनमें धुआं निकल रहा होता है। अच्छा, आई होप मज़ा आया अच्छी क्लास में। ये बड़ा मज़े का चैप्टर है, मुझे बड़ा मज़ा आया था पढ़ने में, और पढ़ाने में मज़ा आ रहा है ऑफ कोर्स। अच्छा जी, तो हमने डन कर लिया है अपना क्रूड ऑयल डन है, न्यूक्लियर एनर्जी डन है, थोड़ा सा रह गया है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रीन्यूएबल बस जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ब्लैक स्मोक निकल रही होती है उसके अंदर से, बहुत बड़े बड़े होते हैं टावर्स से।